तो भागीरथी जो नदी है इसका जो उद्गम बिंदु है दोस्तों वो है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, ध्यान रखना है। गंगोत्री से क्या है, भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है। जबकि दोस्तों बात किया जाए अलकनंदा नदी जो है वो सतोपत मतलब ग्लेशियर से निकली है। सतोपथ, सतोपथ ग्लेशियर क्या दीजिएगा, यहाँ से कौन सी नदी निकली है? तो लिख लिया अलकनंदा नदी। कौन सी नदी निकली है दोस्तों? अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सतोपथ ग्लेशियर से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद में दोस्तों तो भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का उद्गम हमें देख रहे हैं शुरुआत में। ठीक है, अब भागीरथी के अब जो अलकनंदा नदी है दोस्तों, इस अलकनंदा नदी से कई सारी नदियां मिलती हैं। तो क्रमानुसार आपको ध्यान रखना है। देखो मैं चार तो आपसे इधर ड्रॉ करने हैं, चार नदियां, यानी तीन नदियां ड्रॉ कर लीजिएगा। एक नदी ये हो जाएगी और दूसरी नदी हम इसे कर ले रहे हैं, मतलब तीन लाइन ड्रॉ करिए इधर से और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इधर से, यानी टोटल चार लाइन आपको दिखानी है यहाँ पर। ठीक है, किस नदी पर दिखानी है ये? तो ये आपको दिखानी है सर अलकनंदा नदी पर। किस पर दिखानी है? अलकनंदा नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अलकनंदा जो नदी है इससे जो नदियाँ मिल रही हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहली जो नदी है यहाँ पर वो है धौली गंगा, यानी धौली गंगा जो है, धौली गंगा। तो धौली गंगा जो है दोस्तों वो अलकनंदा नदी से मिलती है। और अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। यानी धौली गंगा नदी जो है अलकनंदा नदी से मिलती है, तो कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी नंदाकिनी नदी जो है दोस्तों, नंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में। ठीक है, नंदाकिनी नदी कहाँ मिल रही है दोस्तों? नंद प्रयाग में मिलती है। और नंद प्रयाग जो है ये भी कहाँ है? तो मतलब हम कहते हैं अलकनंदा नदी के तट पर ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये होगा नंद प्रयाग भी ये उत्तराखंड में ही है। ये सब कहानी हम उत्तराखंड के संबंध में समझ रहे हैं। हालांकि ये भारत की नदियाँ पढ़ाते हैं तो हमें डिटेल में पढ़ाना चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदी जो है वो गंगा नदी है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। तब जा करके अन्य जो नदियाँ हैं उनको हम क्या कर सकते हैं कि समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, थोड़ा इसको समझिएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछता भी है आजकल, तो थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जो नदी है इसका नाम है पिंडारी नदी। क्या नाम है इसका? पिंडारी नदी। तो नेक्स्ट नदी कौन सी है दोस्तों? पिंडारी नदी है। और पिंडारी नदी जो है वो कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है उत्तराखंड में ही कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्णप्रयाग में क्या है? ये जो नदी मिलती है, ध्यान रखिए। ठीक, कर्णप्रयाग में। अब बात करते हैं दोस्तों आगे जो नदी है, इस नदी का नाम मंदाकिनी नदी है। क्या नाम है? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जो है वो कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ये भी जो घटना है ये कहाँ की है? ये भी उत्तराखंड से ही संबंधित है, तो उत्तराखंड में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आपसे कि अलकनंदा नदी जो है इसकी उत्तराखंड में कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से धौली गंगा है, नंदाकिनी है, पिंडारी है और मंदाकिनी है। तो जो धौली गंगा नदी है ये भी उत्तराखंड में ही मतलब उद्गमित होती है और उत्तराखंड में ही अलकनंदा नदी से मिल जाती है, जिसका नाम कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। फिर उसके बाद में हम देखें नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडारी नदी का मिलती है कर्णप्रयाग में, और मंदाकिनी नदी का मिलती है दोस्तों तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिल जाएगी? रुद्रप्रयाग के अंतर्गत मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो जो गंगोत्री है और ये सतोपथ है, तो गंगोत्री सतोपथ है तो यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी और अलकनंदा। अब ये दोनों नदियाँ जो हैं ये दोनों कहाँ मिलती हैं दोस्तों? तो ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलेंगी? तो देवप्रयाग में जाके मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि गंगा नदी जो है वो देवप्रयाग से जब आगे बढ़ेगी, देवप्रयाग से जब आगे बढ़ती है तब इसका नाम अब दोस्तों क्या निकल के आएगा? अब निकल के आएगा गंगा। क्या निकलेगा दोस्तों? गंगा निकल के आएगा। तो गंगा नदी का नाम गंगा कब पड़ता है? तो देवप्रयाग से आगे जब ये बढ़ेगी दोस्तों तब ये गंगा कहलाती है, ध्यान रखना है। तब गंगा, इसका मतलब यह हुआ कि गंगा क्या है? गंगा भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा जब मिल जाएगी तब जाके वो क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। और इससे पहले वो गंगा नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना है। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा है, लेकिन अब अलकनंदा की सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा हम एक चीज़ और चर्चा कर लेते हैं यहीं पर ही। एक नदी और है दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत। एक नदी और कौन सी है? वो देखना भीलंगना नदी है ना। कौन सी नदी है? भीलंगना।
तो भीलंगना नदी भी उत्तराखंड में ही है ना, किससे मिलती है? भीलंगना, भीलांगना। तो भीलांगना नदी जो है ना, भीलांगना। तो भीलांगना नदी भागीरथी नदी से मिलती है टेहरी में। कहाँ मिलती है दोस्तों? टेहरी। तो टेहरी एक जगह है, और टेहरी जो बांध है, टेहरी बांध, टेहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो वो कौन सी दो नदियां हैं दोस्तों? तो वो नदियां कौन सी हो जाएंगी दो? तो ध्यान रखना, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित जो बांध है, उस बांध का नाम टेहरी बांध है। तो टेहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। तो यहाँ पर ये जब जो धाराएं निकल के आती हैं, तो ध्यान रखना इस तरफ टेहरी बांध ना होकर कहाँ पर है? भागीरथी नदी के तट पर। और भीलांगना नदी जब दोनों मिल जाती हैं, तब वहाँ पर एक बांध बनाया गया है, इसी बांध का नाम टेहरी बांध है। जब बांध हम पढ़ाएंगे डिटेल में, तो वहाँ आप देखना। फिलहाल यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखाते चले जा रहे हैं कि हाँ, टेहरी बांध भी कोई है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, उससे भागीरथी नदी निकल रही है, और सतोपथ से अलकनंदा निकल रही है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों का मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। और देवप्रयाग से जब ये आगे दोनों संयुक्त धारा बढ़ती है इनकी, तब गंगा नदी कहलाती है। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न और आपके सामने आता है कि पंचप्रयाग किसे कहते हैं? पंचप्रयाग, पंचप्रयाग किसे कहते हैं आपसे पूछ सकता है। तो पंचप्रयाग में कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं, हम उसको समझते हैं थोड़ा सा। पंचप्रयाग, ठीक, पंचप्रयाग को आप समझो थोड़ा सा, इसी में आपको समझा दे रहा है पंचप्रयाग के बारे में। आप इसको, इस मैप को आप बना लीजिएगा अच्छी तरीके से, और कोई डाउट है तो बताइएगा। अभी फिलहाल मैं आपके कमेंट ले लूँगा, पूछूंगा आपसे, तब तभी आप कमेंट करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करिएगा, पहले समझ लीजिएगा, ठीक। हाँ, कोई भी डाउट रहता है तो हम बाद में कमेंट ले लेंगे। अभी जैसे ही हम थोड़ा सा पूरा करते हैं इसको, उसके बाद आपसे पूछेंगे, बताओ कोई डाउट है तो, ठीक, तब देख लेंगे। तो पंचप्रयाग में दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, तो समझिए पंचप्रयाग में कौन कौन आएगा। तो पंचप्रयाग में देखोगे तो देखो, सबसे पहले हम देख सकते हैं पंचप्रयाग में, पंचप्रयाग दोनों कर लें। देखो सबसे पहले क्या, देवप्रयाग है, एक नंबर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग आ सकता है, देवप्रयाग, यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा है। उसके बाद देखो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। और इसके बाद यदि हम दोस्तों बात किया जाए तो कर्णप्रयाग है, यानी कर्णप्रयाग भी किस में आएगा, पंचप्रयाग में आएगा। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो आप देखिएगा नंदप्रयाग, नंदप्रयाग भी क्या है, पंचप्रयाग के अंतर्गत ही आएगा। और साथ ही इसके, तो नेक्स्ट देखते हैं विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग भी दोस्तों क्या है ना, पंचप्रयाग, पंचप्रयाग में आएगा। अब देवप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ आके मिलती हैं, है ना, जो नदियों का संगम कहीं ना कहीं देखा जाए ये में हो रहा है, तभी ये पंचप्रयाग के नाम से जाने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अगर मिल रही हैं इनको तो देखिएगा देवप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं सर भागीरथी, भागीरथी नदी और अलकनंदा, अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ जो है वो, है ना, कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, आपको ध्यान रखना है। इसलिए पंचप्रयाग में देवप्रयाग आ जाता है। जबकि रुद्रप्रयाग की बात यह है दोस्तों, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा, यानी कि मंदाकिनी नदी जो है और अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ आपस में मिलेंगी, तब वो रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती हैं। तो ये भी क्या है, पंचप्रयाग के अंतर्गत आ जाएगा। कर्णप्रयाग की बात की जाए दोस्तों, तो पिंडारी नदी जो है वो मिल रही है ना, अलकनंदा नदी से। इसका मतलब ये हुआ कर्णप्रयाग में, तो हम पिंडारी नदी बना देंगे। तो पिंडारी नदी किससे मिलती है दोस्तों, तो अलकनंदा नदी से। तो ये क्या हो जाएगा, कर्णप्रयाग हो जाएगा। बात किया जाए, है ना, नंद प्रयाग की, तो नंद प्रयाग में क्या है, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी मिलती है दोस्तों। और नंदाकिनी नदी किससे मिल रही है, अलकनंदा से। तो ये क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग हो जाएगा। हम नंद प्रयाग के हिसाब से देख लेंगे, राइट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग कहाँ पर है, तो धौली गंगा है, धौली गंगा, धौली गंगा जो नदी है ये किससे मिलती है दोस्तों, अलकनंदा से। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 5 नदियों का जो समूह है, या 5 जगह जहाँ पर स्थल बन रहे हैं एक दूसरे से, नदियाँ जो है मिल रही हैं आकर के, उन स्थलों को हमने पंचप्रयाग नाम दिया है। तो पंचप्रयाग में आप देख सकते हो ये नाम आएंगे, इनको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है वो कौन सा है, देवप्रयाग है। क्या देवप्रयाग जो है वहीं से क्या है, गंगा का नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ठीक, इतना कर लीजिएगा। अब इसके संबंध में किसी भाई बहन को कोई डाउट है तो पूछिएगा आप, कोई अगर कहीं पर दिक्कत हो रही है तो अब देखिएगा आगे हम लोग बात करते हैं, आगे देखिएगा तो कौन सा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से डाउट हो तो बताओ कुछ, बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा सा। फिर हम लोग क्या करते हैं, गंगा नदी के बारे में ही अभी थोड़ी सी चर्चा और करेंगे,
आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कोई डाउट नहीं है ना किसी का? कमेंट करिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। अंजलि शर्मा नहीं है, ओके। और कोई विद्यार्थी? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम पढ़ लेंगे फिर देख लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि गंगा नदी की पहले विशेषता देखेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो, अब आप चित्र इसी हिसाब से बनाते चले जाना है। आपको अगर ड्रॉ करना है चित्र पूरा तो आप बना लीजिएगा इस हिसाब से मैप। इसे और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब गंगा को हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक। गंगा बनाते हैं, देखो। अब गंगा नदी जैसे यहाँ से आएगी तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं, गंगा नदी। अब यहाँ से गंगा कहलाएगी, आपको मैं बता दिया था। अब ये गंगा जा रही है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये गंगा नदी है, गंगा। अब ये गंगा नदी जो है वो इस तरह से यहाँ से जाएगी, ठीक। तो थोड़ा समझ लीजिएगा आप गंगा नदी के बारे में, ये गंगा हो जाएगी। तो देखो, अब गंगा नदी जो है ना, इसके बारे में क्या क्या विशेष बिंदु हो सकते हैं वो आप करिएगा सबसे पहले। तो सिर्फ गंगा नदी डालिए हेडिंग, और उसमें क्या है जो विशेषताएं उनको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, समझो, इधर हम डाल रहे हैं गंगा नदी, ठीक, यहाँ कर लीजिएगा गंगा नदी। अब जैसे जब भी कोई नदी पढ़ोगे तो आपको तीन चीज़ें इस नदी में कॉमन रखनी है, तीन चीज़ें, ठीक है। तीन चीज़ें कौन कौन सी कॉमन रखनी है दोस्तों? तो समझो, देखो, सबसे पहला जो बिंदु आपको ध्यान रखना नदी के अंतर्गत, जब भी पढ़ोगे कभी भी नदी, आप हमसे पढ़े या किसी से भी पढ़े, कोई भी सर पढ़ा रहे हो आपको, तो आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे जो लगता है समझने की दृष्टि के हिसाब से सबसे बेहतर तरीका होता है कि कोई भी नदी पढ़नी है तो तीन चीज़ें हमें कॉमन रखनी है। यानी नदी का उद्गम स्थल क्या है, नदी का मुहाना क्या है, और उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं। अगर ये तीन हमारे सामने क्लियर बिंदु रहेंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा रायता नहीं फैलाना है कि इधर उधर से कहीं से कुछ भी कंटेंट करके ऐसे मिक्स कर दिया, नहीं। कोई भी नदी पढ़ेंगे और उन नदी में तीन क्वेश्चन के आंसर देखेंगे हम लोग। उद्गम क्या है, मुहाना क्या है, और सहायक नदी क्या है। जब ये तीनों क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में उस नदी के संबंध में कुछ भी विशेष बिंदु रहेगा, तब हम क्या करेंगे, विशेष बिंदु डाल करके हेडिंग वहाँ लिख देंगे। तो हम जो भी नदियाँ पढ़ेंगे तो नदियों में पढ़ने में सिर्फ चार हम बिंदु यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से पढ़ते चले जाएंगे, देखो समझो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की बात कर रहे हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम है ना, तो गंगा नदी का उद्गम क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ सतोपथ नहीं आएगा। जो गंगोत्री में नहीं माना जाता है, जो मेन नदी इसमें वैसे अलकनंदा भी है और ये भी है, हम दोनों मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी नदी भागीरथी नदी है, तो दोनों जब मिल जाती हैं तब गंगा कहलाती है। दोनों के ही नाम क्या है ना, हटा दिए जाते हैं, एक नया नाम दे दिया जाता है। तो ये हो जाएगा। तो गंगोत्री ग्लेशियर से क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम है, गंगोत्री ग्लेशियर। अब ये गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में क्या है, ये गंगोत्री ग्लेशियर ध्यान रखना है, उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। यानी किस जिले से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो उत्तरकाशी जिले में है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा, ठीक। इतना कर लेंगे। अब बात करते हैं वही क्या सर, इसका मुहाना, इसका मुहाना कहाँ पर है। तो ये मुहाना कहाँ बनाती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, मुहाना बनाती है। ये जो अगर मैं दिखाएं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी यहाँ पर। यानी कि यहाँ से निकलेगी, निकलेगी तो गंगा जैसी आगे बढ़ती है, तो गंगा देवप्रयाग से जब बढ़ेगी आगे तब ये गंगा कहलाती है। तो गंगा एक्चुअल में हम इसका जो उद्गम बिंदु माना है वो किसे माना गया, गंगोत्री को। तो गंगोत्री ये वाला हो जाएगा। तो मैंने वही यहाँ दिखाया है, गंगोत्री से निकलती है, ये हो जाएगा। अब वही स्थिति फिर कि सर इसकी सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दी हैं गंगा की, कि गंगा की जो सहायक नदियाँ अगर आप देखोगे तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, तो यमुना है। कौन सी हो जाएगी, यमुना हो जाएगी। हालांकि क्रम आपको ध्यान रखना, उसी हिसाब से हमें पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहे थे उसी हिसाब से। तो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो यमुना हो जाएगी। यानी यमुना गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा राम गंगा, गंगा की सहायक नदी थी, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा गोमती, गोमती भी क्या है, गंगा की सहायक नदी थी। और इसके अलावा घाघरा क्या है, गंगा की सहायक नदी थी। और गंडक गंगा की सहायक नदी थी। और टॉन्स गंगा की सहायक नदी थी। और सोन गंगा की सहायक नदी थी। यानी उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों एक नदी और नोट कर लेना, करमनासा नदी। यानी करमनासा नदी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, ये ज़्यादा पूछी गई है, करमनासा।
तो कर्मनाशा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की ही सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी प्रमुख रूप से। हालांकि मैंने फ्लो चार्ट जब शुरुआत में बना दिया है, जब उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ते थे तो उनका जो फ्लो चार्ट है वो उस हिसाब से रहेगा, लेकिन अब क्योंकि गंगा के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो गंगा की सहायक नदियों के हिसाब से आपको देख लेना है। क्योंकि गंगा यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। साथ में प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ भी क्या हो जाती हैं? गंगा की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। तो हम उसके हिसाब से इसे लगा लेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। तो गंगा की सहायक नदियों के हिसाब से क्या है, हम देख लेंगे इसको। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, मैंने ये आपको दिखा दिया, इसे मैं हटा दे रहा हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो बस समझने की कोशिश करिएगा गंगा के संबंध में। इतना 3 बिंदु तो हमें सब में कॉमन रखना है ये। अब हम बात करते हैं विशेष बिंदु की, यानी गंगा में विशेष बिंदु क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? विशेष बिंदु, तो सबसे पहला विशेष बिंदु यही होगा कि जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी गंगा कब कहलाती है? तो ध्यान रखना, गंगा कब कहलाती है? यानी हरिद्वार, हम क्या कहते हैं, हरिद्वार, यानी हरिद्वार जो है वो क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, आपको ये कह सकते हो। तो हरिद्वार यानी कि देवप्रयाग से जैसे ही आगे निकलेगी, तो देवप्रयाग से आगे निकलेगी तो यहाँ पर क्या पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हरिद्वार आ जाएगा, उत्तराखंड में हरिद्वार। तो गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार से। हालांकि गंगा गंगा कहलाती है तो देवप्रयाग के बाद में, है ना। तो गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग, तो मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो वो कहाँ से करती है? तो हरिद्वार से। हरिद्वार के तुरंत बाद मैदानी भाग लग जाएगा, तो हम कह देंगे गंगा मैदानी भाग से प्रवेश करती है। अब गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है, तो इसको तुम पहले शुरुआत में कर लीजिए या बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गंगा का नाम गंगा का पड़ता है यानी देवप्रयाग के बाद, यानी देवप्रयाग के बाद, है ना, गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा। यानी देवप्रयाग के बाद क्या, गंगा का नाम गंगा हो जाता है, ध्यान रखिए। नहीं उससे पहले क्या थी, भागीरथी, अलग उसमें भी थी, और जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी, तो ये मतलब अलकनंदा जो है वो अलग हो जाती है, ठीक है। तो सभी लोग क्या करिएगा, कोई मतलब डाउट हो तो बताते चलिएगा, साथ साथ करते चलिएगा। तो हरिद्वार मैदानी भाग से प्रवेश करेगी, देवप्रयाग मतलब के बाद ये गंगा से मतलब गंगा कहलाती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अब क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेगी गंगा, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। किस में करेगी? उत्तर प्रदेश में। तो मैं सीधे यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ कि सर गंगा जो है ना सर, गंगा गंगा कितने राज्यों से मतलब प्रवाहित होती है? गंगा जो है वो कितने राज्यों से प्रवाहित होती है और कितने देशों से प्रवाहित होती है? मैं दोनों शब्दावली ले रहा हूँ, कितने राज्यों से और कितने देशों से। तो ये दोनों कर लीजिएगा, देशों से, राज्यों से, देशों से। तो आपको ध्यान रखना है कितने राज्य होते हैं दोस्तों, तो 5 राज्यों से गंगा प्रवाहित होती है और 2 देशों से गंगा प्रवाहित होती है, ठीक है। 5 राज्यों से और 2 देशों से। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, वो 5 राज्य क्रमानुसार आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा। तो 5 राज्यों में देखो सबसे पहला उत्तराखंड से ही निकल रही है, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तीसरा हो जाएगा झारखंड, चौथा कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, और 5वां क्या हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो 5 राज्यों से क्या है, गंगा जो है ना, बहती है 5 राज्यों से, यानी भारत के 5 राज्यों से क्या हो रही है, गंगा जो हो रही है वो प्रवाहित होती है 5 राज्यों से। 5 राज्य मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप देख सकते हो, और 5 को ध्यान रखना है। इस नदी को ही केवल मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, बाकी किसी में नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा जरूरत है इसलिए बता रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी विद्यार्थी क्या करिएगा, थोड़ा सा बस धैर्य बना के सुनते रहिएगा, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं देशों की। तो गंगा जो है कितने देशों से प्रवाहित होती है दोस्तों, तो 2 देशों से, एक तो भारत है और एक क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। यानी भारत से और बांग्लादेश से क्या होती है, प्रवाहित होती है, बांग्लादेश से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा बांग्लादेश, यानी कि गंगा जो है वो भारत से प्रवाहित होती है और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर जो गंगा है ना, गंगा की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई वो पता होना चाहिए कितनी है, 2525 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है, 2525 किलोमीटर। यानी गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। तो यहाँ प्रश्न जो है ना आपको ये लगाना है कि गंगा जो है ना भारत में कितना प्रवाहित होती है, गंगा जो है ना भारत में कितना प्रवाहित होती है, ये आपको देखना है। गंगा भारत में कितना प्रवाहित होती है, तो आपको ध्यान रखना है गंगा कितना प्रवाहित होती है भारत में, तो 2510 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितना होती है, 2510 किलोमीटर। जबकि बांग्लादेश में कितना प्रवाहित होती है, तो 15 किलोमीटर होती है। कितना होती है, 15 किलोमीटर प्रवाहित होती है, ध्यान रखना है। तो गंगा है ना भारत में 2510 किलोमीटर प्रवाहित होती है, जबकि बंगाल में 15 किलोमीटर प्रवाहित होती है। हम इसे लगा देंगे, ओके। तो सभी दोस्त क्या करिएगा, समझते रहिएगा, इसको देखिएगा।
हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आगे देखोगे तो आगे क्या विशेष बिंदु यहाँ बन के आ सकता है। अब उत्तर प्रदेश के बिहार पर हम इसे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तो हमने किस आधार पर देखा, भारत के स्तर पर देख लिया गंगा को, ठीक है, भारत स्तर पर। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो 5 राज्यों से प्रभावित हो रही थी। इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश को हमें देखना है। उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि उत्तराखंड में कैसे कैसे इसका सिस्टम था, वो सारा कुछ बता दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश से क्या होगी, गंगा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवाहित हो, तो सबसे पहली बात यह है कि सर गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है और कितने जिलों से प्रवाहित होती है। गंगा उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो आपको ध्यान रखना है गंगा कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 1450 किलोमीटर। यानी गंगा जो है वो कितना प्रवाहित होती है दोस्तों, 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यानी गंगा उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है। हम इसे लगा देंगे, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है, कितने जिलों से, है ना। तो आपको ध्यान रखना जिले कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 28 जिलों से। कितने जिलों से प्रवाहित होती है, 28 जिलों से। यानी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गंगा क्या होती है ना, प्रवाहित होती है। 28 जिलों से प्रवाहित होती है। अब ये 28 जिले जो दोस्तों हैं, तो देखो गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से ना एंट्री करती है, यानी प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, और गंगा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है। यानी निकास बिंदु उत्तर प्रदेश में और प्रवेश बिंदु क्या है गंगा का, इसको और आपको देख लेना है। निकास बिंदु और प्रवेश बिंदु क्या है। तो गंगा का जो प्रवेश बिंदु है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, बिजनौर। यानी बिजनौर से क्या करती है गंगा, है ना, उत्तर प्रदेश में, है ना, प्रवेश करती है। क्या करती है, प्रवेश करती है। यानी गंगा जो है ना, बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और ये निकलती है। यानी हम कह सकते हैं ये निकलती किस जिले से है, तो बलिया जिले से। यानी कि निकास बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, बलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलिया। यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया है। तो बलिया से ही क्या होती है, गंगा जो होती है वो निकलती है। बलिया से ही क्या होती है, गंगा जो है वो निकलती है। तो गंगा का प्रवेश बिंदु उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा क्या, तो आपको धारणा बिजनौर। क्या हो जाएगा, बिजनौर। और निकलती किससे है, तो बलिया से है। अब टोटल जिले कितने हैं दोस्तों, 28 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से प्रवाहित होती है, 28 जिलों से। उत्तर प्रदेश में यह कितना दूरी तय करती है, तो उत्तर प्रदेश में यह कितना दूरी तय कर रही है, तो 1450 किलोमीटर। कितना दूरी तय कर रही है दोस्तों, 1450 किलोमीटर। अब बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले से प्रवाहित होती है ना। जैसे इन 28 जिलों में सर्वाधिक गंगा नदी किस जिलों से प्रवाहित होती है, किन जिलों से, है ना, सर्वाधिक। तो आपको ध्यान रखना है किन जिलों से प्रवाहित होगी दोस्तों, तो किस जिले से होगी। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम बदायूं। क्या जिला है, बदायूं। हमारा एटा कासगंज के पास में ही पड़ जाता है बदायूं। तो बदायूं जिले से सर्वाधिक प्रवाहित होती है। ये कहीं मेंशन कर सकते हो कि गंगा नदी किस जिले से सर्वाधिक प्रवाहित होती है, तो ये बदायूं जिले से सर्वाधिक प्रवाहित होती है ना। गंगा नदी बदायूं जिले से सर्वाधिक प्रवाहित होती है, हम ये कह सकते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिहार के हिसाब से यदि आप देखो गंगा नदी के बारे में, तो इतने ही फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। बाकी अब जैसे 28 ज़िले हैं, तो 28 ज़िले में तुम्हें पूरे कराऊँ तो तुम्हारे पेपर की दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारे पेपर में पूछेगा तो इतना ही पूछता है वो कि सर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से प्रवेश करती है और किस ज़िले से निकलती है, कितने ज़िलों से होकर प्रवाहित होती है, सर्वाधिक किस ज़िले से होकर प्रवाहित होती है, ये बिंदु आते हैं आपके, ठीक है। बाकी भारत के स्तर पर देखेंगे तो क्या है, 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। तो ये हम लगा देंगे इसके हिसाब से, ठीक है। अब जैसे बात किया जाए ओवरऑल, जैसे पूरा देखा जाए भारत के हिसाब से कि भारत के किस राज्य में गंगा सर्वाधिक प्रवाहित होती है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो सबसे कम दोस्तों प्रवाहित होती है किस राज्य में, तो वो हो जाएगा झारखंड। यानी गंगा जो है सबसे कम प्रवाहित किस में होती है, झारखंड में होती है। इतना आपको कर लेना है। गंगा नदी है ना सबसे कम किस राज्य में प्रवाहित होती है, झारखंड में। बाकी मैंने विश्व स्तर के हिसाब से बताया था आपको कि देशों में 2 बहती है, बांग्लादेश में और भारत में। ये अपना मुहाना बंगाली खाड़ी में बनाती है, ठीक है। ये जानते हो आप लोग किस नाम से कैसे क्या, तो वो जब भारत की नदियाँ पढ़ाएंगे तब थोड़ा चर्चा देख लेना। अभी हम क्योंकि उत्तर प्रदेश के
आधार मान करके नदियों को पढ़ा रहे हैं, तो इतना डिटेल करेंगे तो घंटा पर इसी में निकल जाएगा। इसलिए क्या है, सिर्फ हम क्या करेंगे, इतना ही हम इसके संबंध में जानेंगे, उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब कुछ और फैक्चुअल डाटा है थोड़ा सा, उस फैक्चुअल डाटा को और ले रहे हैं दोस्तों, तो आप कर लीजिएगा उसको। और गंगा के संबंध में ही एक दो फैक्चुअल डाटा और है, वो लिख लीजिएगा। कौन सा फैक्चुअल डाटा है वो लिखो, ठीक है, देखिएगा और क्या क्या फैक्चुअल डाटा हो सकता है गंगा के संबंध में, तो आप लिखिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें लिखो सबसे पहले, देखो आपको पता होना चाहिए गंगा जो है ना स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है ना, स्वतः शुद्धिकरण। तो ये कैसे हो जाता है, तो ले लीजिए इस बात को, गंगा स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है, स्वतः शुद्धिकरण, गंगा स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है, की क्षमता रखती है। तो ये स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता जो है ये किस कारण है, ये बताओ। गंगा नदी स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है, तो ये किस कारण से है, ये आपको बताना है। बताओ, गंगा नदी स्वतः क्या करती है, शुद्धिकरण की क्षमता रखती है, तो ये कैसे है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक वायरस है, एक वायरस, उस वायरस का नाम क्या है दोस्तों, तो बैक्टीरियोफेज है। क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज नामक जो वायरस है, इस वायरस के चलते क्या है, गंगा स्वतः क्या हो जाती है ना, पवित्र हो जाती है। कहते हैं गंगा पवित्र नदी है, और भारत की राष्ट्रीय नदी भी क्या है, गंगा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि गंगा के अंतर्गत क्या है, एक वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, और ये बैक्टीरियोफेज क्या कर देता है, गंगा को स्वतः कर देता है। मतलब हम कभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा से गंगा जल लेकर के आते हैं, और उसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, उसे हम अपने घर में, है ना, अपने जहाँ पर भी हमारा पूजा घर होता है वहाँ रखते हैं। और वो गंगा जल जो होता है वो हमेशा एकदम, मतलब कभी ख़राब नहीं होता है वो जल। लेकिन अन्यथा अगर किसी और जल को हम लेकर के आए तो वो जल जो है, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद क्या हो जाता है, ख़राब हो जाएगा। लेकिन गंगा का जल ख़राब नहीं होता है। गंगा पवित्र जो है वो क्यों है, क्योंकि इसमें एक मतलब वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, जो क्या कर देता है, इसको क्लीन करके रखता है। तो इसलिए क्या गंगा स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है, तो उसका रीजन क्या हो जाएगा, तो वो यही हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना है। और इसीलिए यही क्या है, गंगा नदी जो है वो भारत की क्या है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्या है, राष्ट्रीय नदी। तो तुमसे पूछ ले कि भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं, तो गंगा नदी को ही कहते हैं। किसे कहते हैं, गंगा नदी को ही कहते हैं। और एक चीज़ और आप जानते होंगे, जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भी क्या है, गंगा में ही पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन जिसे सूसू डॉल्फिन कहते हैं, क्या कहते हैं, सूसू, क्या बोलते हैं, सूसू। तो गंगा डॉल्फिन या सूसू जो है वो क्या है, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो वो गंगा ही है। मतलब क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगी, गंगा डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। तो इतना सारा क्या है, गंगा के संबंध में आपको बात कर लेना है। इसमें एक प्रश्न और आप नोट कर सकते हो, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान है ना, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए, ये कर लीजिएगा यहीं पर ही। विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान, विक्रमशिला, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान। तो विक्रमशिला राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किसके संरक्षण के लिए है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें संरक्षण होता है गंगा डॉल्फिन का ही। ठीक है, यानी सुसु का। तो इसका हो जाता है, तो विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, तो भागलपुर में। कहाँ पर है ये, भागलपुर में है। और भागलपुर में कहाँ, भागलपुर कहाँ, बिहार में। तो भागलपुर बिहार में क्या है, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान है। तो विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, तो ये है गंगा डॉल्फिन के लिए। तो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो है ये हो जाएगा। ठीक है, कर लेना है। तो गंगा के संबंध में उत्तर प्रदेश को आधार मान करके या उत्तर प्रदेश के व्याप के हिसाब से जो प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों वो इतने ही हैं। तो लगभग जो भी बिंदु बनना है आप देख लीजिए अपने हिसाब से कौन कौन से बनने हैं, मैं बता दिया आपको। गंगा नदी शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, इस तरह से हमने यहाँ देखा है पंचप्रयाग कैसे कैसे बने हैं वो। तो इसके बाद गंगा नदी के बारे में, अब कोई भी नदी हम पढ़ेंगे तो उसमें नदी में क्या आधार रखना है, हमको आधार रखना है उद्गम बिंदु क्या रहेगा नदी का, मुहाना क्या रहेगा, और सहायक नदी क्या रहेगी। तो उद्गम बिंदु गंगा का क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर है। मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियाँ मैंने बता दी आपको। गंगा की सहायक नदी क्या है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, टॉन्स है और सोन है। इसके साथ में दोस्तों करमनासा नदी भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, करमनासा को मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जब आएगी तो डिटेल में बताते चले जाएंगे। अब विशेष बिंदु गंगा के संबंध में देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मैं 4 ही हेडिंग बनाई है। जब भी कोई नदी पढ़ेंगे 4 हेडिंग डिवाइड कर लो आराम से। ठीक है,
ये तो हमें मेन रखनी ही, चुप्की बिंदु ये ऊपर वाले 3 रहेंगे, बाकी विशेष बिंदु में सब कुछ रख लेते हैं। तो हमने देख लिया है कि गंगा नदी जो है वो हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हालांकि गंगा का नाम गंगा कब पड़ जाता है, तो देवप्रयाग के बाद क्या है, गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा है ना 5 राज्यों से बहती है, भारत के 5 राज्यों से, और 2 देशों से प्रवाहित होती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है ना, झारखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। 2 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, तो 2 देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपको बता दिए, भारत और बांग्लादेश है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। यानी गंगा कितना किलोमीटर बहती है, 2525 किलोमीटर। लेकिन ये भारत में कितना बहती है, तो 2510 किलोमीटर बहती है। जबकि ये बांग्लादेश में कितनी बहती है, तो 15 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में यह कितनी बहती है, तो 1450 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में यह कितने जिलों से बहती है, 28 जिलों से बहती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश किस जिले से करती है, बिजनौर जिले से करती है। उत्तर प्रदेश में यह किस जिले से बाहर निकलती है, बलिया जिले से बाहर निकलती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रवाहित होती है, तो बदायूं जिले से सर्वाधिक प्रवाहित होती है। तो ये सारे पॉइंट किसके संबंध में हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के संबंध में हो जाएंगे। सभी दोस्त समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। इसके साथ में हमने एक चर्चा और की है किसके बारे में, कि गंगा स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है, और उसका जो रीजन है वो क्या है, बैक्टीरियोफेज नामक जो वायरस है वो है। यानी गंगा जो है वो अपने आप शुद्ध बनी रहती है। इसके साथ हमने देखा था गंगा में एक क्या है, और गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया, गंगा जो है भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई थी, ये आप प्रश्न बताओ। ठीक है, आप भी हमसे इंटरकनेक्ट करिएगा, तो आपको प्रश्न बताना है, मैं आपको छोड़ रहा हूँ ये आपके लिए। अभी कमेंट में बताइए, ये गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, ये आंसर करो आप सभी लोग। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो गंगा के संबंध में चर्चा कर लिया हमने। अब नेक्स्ट नदी हम ले रहे हैं। ठीक है, वो करते हैं, देखो समझो। तो नेक्स्ट नदी अब कौन सी ले लें, तो गंगा के हिसाब से पढ़ाते हैं पहले। तो यमुना को, चूँकि यमुना की सारी नदी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो अब किसे ले लें, इसको ले रहे हैं, रामगंगा को। यमुना को मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब यमुना के हिसाब से यमुना की सारी नदी लगाएंगे तब। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हैंड डालिएगा। ठीक है, और मैप में भी आप देख सकते हो, मैंने बता दिया आपको। अभी तक तुमने चर्चा किसकी की है, गंगा की है। अब गंगा की सहायक नदी ही क्या है, ऐसे यमुना भी है और रामगंगा भी है। तो हम पहले का ऊपर की जो नदियाँ इन्हें निपटा ले रहे हैं, फिर यमुना को ले लेंगे, यमुना से लिंक करके जितनी भी नदियाँ उनको निपटा देंगे। ठीक है, ऐसे करते चले जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे रामगंगा को। तो सभी दोस्त क्या करिएगा, हैंड डाल दीजिएगा रामगंगा के संबंध में। क्या करिएगा, रामगंगा। तो डालिए हेडिंग रामगंगा। तो लिखो रामगंगा के संबंध में क्या हो जाएगा, रामगंगा के बारे में। तो नेक्स्ट है रामगंगा। अब तुम्हारा जो भी तुम नंबर लगाओ उसे कर लेना, मैं तो हैशटैग लगा दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ। रामगंगा। तो रामगंगा में यदि हम देखें तो वही रखना है, बिंदु क्या रखना है आपको, 3 बिंदु। कि सर इसका